नमस्कार साथियों, आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर, जो कि सीईटी के भर्ती के लिए लगभग सभी जितनी भी भर्तियां आती हैं उसके अंदर पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में, चाहे वो रीट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो। तो आज अपने बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। सर्वप्रथम अपने बात करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बाबेज ने। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चार्ल्स बाबेज ने सर्वप्रथम डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। उसके बाद बात करते हैं ब्लेज पास्कल की। ब्लेज पास्कल ने जो निर्माण किया था यांत्रिक कैलकुलेटर का, यांत्रिक अगस्ता एडा की बात करें तो यह प्रथम प्रोग्रामर था जिन्होंने प्रथम प्रोग्रामर बनाया था। और अपने को पता है कि प्रोग्राम जो होते हैं उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बाबेज, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बाबेज ने। यदि बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स हैं जो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक। और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? अपने को पता है कि जो बाइट या जीबी होती है ये मेमोरी की इकाइयां होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको मापा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई की बात करें तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, यानी कि 8 बिट मिलके क्या बनाएंगी? 1 बाइट। तो यहां पूछा गया है जीबी की बात करें, यहां बाइट की जगह होगा एमबी, यानी 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी। उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, जो प्रथम कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका जो निर्माण किया था किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं सिलिकॉन से। यानी चिप के निर्माण के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि भारत में बात करें सिलिकॉन वैली की, बेंगलोर। यदि बात करें विश्व की तो है कैलिफोर्निया। उसके बाद डीवीडी इनमें से क्या है? तो यहां बात आती है डीवीडी की, यानी डीवीडी है ये कंप्यूटर की एक मेमोरी है, यानी इस मेमोरी को किस में मापा जाता है? तो यानी ये है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
ये इसकी फुल फॉर्म भी होती है। और ये जो मेमोरी होती है ये होती है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। पहला सीडी, उसके बाद दूसरे की बात करें डीवीडी, और तीसरे की बात करें तो ब्लू रे डिस्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी, यानी आईपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है कि कंप्यूटर तक अपने, यदि किसी भी कंप्यूटर तक पहुंचना है तो अपने आईपी एड्रेस के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और आईपी एड्रेस की बात करें तो इसके अंदर जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 255 तक होते हैं। यानी 0 से लेकर 255 तक की बात करें वो कैसे होंगे, जैसे कि एक आईपी एड्रेस 192.168.1.1, ये जो होता है ये एक वैध आईपी एड्रेस है। यदि बात करें गलत की तो यानी अपने 0 से लेकर 255 कैसे होंगे कि ये यहाँ तक हो सकता है 255.255.0.0। यदि बात करें ये तो एक सही आईपी एड्रेस है। गलत की बात करें 255.256.0.1, क्योंकि अपने को पता है कि आईपी एड्रेस में अंक कितने होते हैं, सिर्फ 255 तक होते हैं, लेकिन यहाँ कितने आ गए 256, इसलिए ये क्या हो गया, एक गलत आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है जी। उसके बाद डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है, यानी एचडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई डेफिनेशन। पीसी, पीसी की बात करें तो यानी पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, यानी व्यक्तिगत जो अपना कंप्यूटर होता है। उसके बाद कंप्यूटर का मुख्य पटल, इनमें से किसको कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उसे क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। क्योंकि ये जो क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी उपकरण होते हैं उनको जोड़कर रखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं मुख्य पटल। उसके बाद HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है, यानी HTTP क्या है, HTTP एक प्रोटोकॉल है और इसका प्रयोग वेब पेज के रूप में किया जाता है। सर्वर क्या होता है कि सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है, और यदि बात करें वर्गीकरण के अंदर तो सर्वर के रूप में जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम कंप्यूटरों का प्रयोग यानी सर्वर का प्रयोग या तो बड़े बड़े संस्थान होंगे, यानी जितने भी बड़े संस्थान हैं उनके अंदर, या बात करें बैंकों के अंदर सर्वर का प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट और वर्कबुक ये दोनों एक्सेल के भाग हैं, तो इसका सही आंसर वेब पेज हो गया। उसके बाद रैम किस मेमोरी का प्रकार है, तो रैम जो है ये होती है मुख्य मेमोरी। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है, तो मुख्य जो होता है यानी डाटा का बदलना, सूचना, यानी प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम तो खुद एक सॉफ्टवेयर है। सूचना यानी अपने पास जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सूचनाओं को परिवर्तित करते हैं। उसके बाद वेबसाइट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो किसी के बारे में कुछ लिखा जाता है, और वेबसाइट क्या होती है, कुछ प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसके द्वारा अपने को सूचनाएं मिलती हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है, तो जो ये प्रक्रिया है ये है डबिंग। उसके बाद
इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सबसे तेज कंप्यूटर की बात करें तो सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि लैपटॉप और पर्सनल ये जो अपने आते हैं ये आते हैं माइक्रो के अंदर। ठीक है जी। नोटबुक है, ये भी एक छोटा कंप्यूटर होता है, यानी मिनी कंप्यूटरों के अंदर अपने कह सकते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था CDC 6600, जिसका निर्माण सन 1964 के अंदर किया गया था। और इस 1964 के अंदर CDC का निर्माण जो किया था वो किया था, CDC एक कंपनी है और सेमूर क्रे के द्वारा। लेकिन CDC 6600 जो कंप्यूटर था ये सफल नहीं हुआ, ये क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन उसके बाद सेमूर क्रे ने एक कंप्यूटर बनाया, क्रे 1। किसने बनाया? सेमूर क्रे के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो सेमूर क्रे को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन से हैं? तो सामान्य जो रूप में लिए जाते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अपना जो मोबाइल है ये भी एक कंप्यूटर का उदाहरण है, और अपने को पता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनमें सिर्फ आंकड़े ही अपने को दिखाई देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने यानी अपने दो चीज़ें समझते हैं। एक तो जैसे घड़ी, घड़ी के अंदर क्या होता है, सुइयाँ होती हैं, और जो अपना डिजिटल कंप्यूटर है उसके अंदर अपने को क्या, नंबर दिखाई देते हैं। तो जिसके अंदर सिर्फ नंबर दिखाई देते हैं वो सारे किसके उदाहरण होते हैं? डिजिटल के उदाहरण होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग, उसके बाद डिजिटल, और उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड। ये कंप्यूटर के जो 3 प्रकार होते हैं, यानी प्रयोग के आधार पर अपने जो होता है वो इन प्रकार के होंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्योंकि अपने को देखा होगा कि जो पहले वोल्टेज जो मापते हैं जिसे अपने बोलते हैं स्टेबलाइजर, वो एनालॉग का उदाहरण है। क्योंकि उसके अंदर क्या लगा होता है, सुइयां लगी होती हैं। यदि अपने बात करें कोई भी व्हीकल है उसके अंदर भी एनालॉग कंप्यूटर लगे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, सुइयां होती हैं। यदि पेट्रोल पंप की बात करें तो उसके अंदर अपने को क्या दिखाई देता है, नंबर दिखाई देता है। मोबाइल की बात करें ये भी एक डिजिटल का उदाहरण है। हाइब्रिड ये होते हैं कि जो दोनों में, जिसमें सुई भी लगी हो और नंबर भी दिखाई दे। उसके बाद बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी के अंदर जो होते हैं वो होते हैं 2 अंक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसका जो किया गया था वो किया गया था CDC डैक के द्वारा, CDAC के द्वारा। उसके बाद कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है वो कहा जाता है CPU को, और CPU को अन्य भी नाम से जाना जाता है। पहला जो नाम है ये है माइक्रो प्रोसेसर। दूसरे नाम की बात करें तो माइक्रोचिप। इस CPU के निर्माण के लिए जो अपने पहले पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये था इंटेल 4004, जिसका निर्माण किया गया था इंटेल कंपनी के द्वारा सन 1971 के अंदर। यदि बात करें प्रयोग किया गया, यानी प्रयोग कब किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी के अंदर। यानी माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत जो होती है वो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर होती है। उसके बाद
आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई? तो ये की गई थी 1940 के अंदर। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? यानी डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो जो अपने प्रिंटर होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरे की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट। इस इम्पैक्ट के अंदर जो आता है वो आता है डॉट मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण होगा? प्रिंटर का उदाहरण होगा। उसके बाद सारे कंप्यूटरों में इनमें से कौन सी भाषा लागू की होती है? तो इसके अंदर होती है मशीनी भाषा। ये सभी जो होती हैं ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, यानी कंप्यूटर की जो पहली भाषा है मशीनी भाषा है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आ जाएंगी, ठीक है जी। कुछ बेसिक्स लैंग्वेज हैं जैसे कि पीढ़ियों के हिसाब से, यानी कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी के अंदर सिर्फ मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। द्वितीय की बात करें कोबोल और फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद तृतीय की बात करें तो पास्कल। उसके बाद चतुर्थ सी प्लस प्लस। और पांचवी की बात करें तो पांचवी पीढ़ी के अंदर जो मुख्य लैंग्वेज थी वो थी जावा, वीबी और डॉट नेट। ये कंप्यूटर की पीढ़ियों की लैंग्वेज थी। और जितनी भी वेबसाइटें बनती हैं उनके अंदर सर्वाधिक प्रयोग जावा लैंग्वेज का किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सॉफ्टवेयर पैकेज, क्योंकि एक पैकेज के अंदर अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर इसके जो भाग होंगे, तो मुख्य भाग की बात करें तो पहला जो होता है वो होता है एमएस वर्ड। इसके अलावा एमएस एक्सेल और अंतिम बात करें तो एमएस पावर पॉइंट। ये जो होते हैं ये एमएस ऑफिस के मुख्य भाग होते हैं। तो यानी एमएस ऑफिस क्या है? एक पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है और उसके अंदर ये तीन भाग होंगे। उसके बाद इनमें से फाइल एक्सटेंशन AVI, यानी एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? प्रारूप। यानी किसी भी फाइल को पहचानने के लिए एक प्रारूप की आवश्यकता पड़ती है और उस प्रारूप से अपने पहचान सकते हैं। जैसे कि अपने पढ़ा होगा कि .mp3, और mp3 आते ही अपने को पता चल जाता है कि ये जो है ये अपने पास कौन सा म्यूजिक है? ऑडियो म्यूजिक है। यदि किसी के आगे .mp4 लगा हुआ है तो अपने 1 मिनट में पहचान जाएंगे ये कौन सी फाइल है? वीडियो फाइल है। वैसे ही AVI की बात करें, ये भी एक म्यूजिक का ही उदाहरण है, ठीक है जी। इमेज की बात करें तो आपको पता होगा JPG, GIF और उसके बाद PNG। ये जो PNG होती है अपने पेंटिंग के अंदर जो जितनी भी फोटोज बनाते हैं उसके अंदर जो उसका प्रारूप होता है वो होता है PNG। डॉक्यूमेंट की बात करें तो हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग प्रारूप होता है। जैसे कि अपने पहले बात कर चुके हैं MS वर्ड। MS वर्ड की बात करें तो उसका जो प्रारूप होगा वो होगा .docx। उसके बाद एक्सेल की बात करें .xlsx। यदि बात करें पावर पॉइंट की तो पावर पॉइंट की होती है PPTX। उसके अलावा एक भाग और होता है MS एक्सेस, जिसे अपने ACCDB, ये भी एक MS ऑफिस का भाग है। MS एक्सेस उसका प्रारूप होगा
और ये जो प्रारूप हैं डॉक्यूमेंट के, ये हैं 2007 से लेकर 2019 तक। इससे पहले जो प्रारूप थे उनके आगे, सारों के आगे एक्स नहीं लगा हुआ था, यानी कहने का मतलब .doc.xls.ppt, यानी 1997, 2000 व 2003 ये जो फाइलें थी यानी डॉक्यूमेंट थे, उनके आगे इनका प्रारूप इस प्रकार से था। उसके बाद इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग, यानी बात सबसे पहले बात करें आईसी की, तो ये एक क्या है, सर्किट है। और इन सर्किट का प्रयोग अपने पहले पढ़ते हैं कि प्रथम पीढ़ी जो थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी की बात करें, ट्रांजिस्टर। और तृतीय पीढ़ी की बात करें तो आईसी। और आईसी का जो आविष्कार किया था वो किया था जेएस किल्बी के द्वारा। कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन की। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये अपने भी बात कर चुके हैं, इसे कहा जाता है माइक्रो चिप। एक महत्वपूर्ण बात कि अपने पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो होता है सीपीयू। और कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होते हैं अपने हिसाब से तो दो होते हैं, एक तो जो बाहर वाला बॉक्स होता है वो भी सीपीयू होता है और सारे उसी को ही सीपीयू बोलते हैं। लेकिन ये सीपीयू नहीं होता, जो बाहर वाला बॉक्स होता है उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। और इस सिस्टम यूनिट के अंदर जो होता है वो होता है एक सीपीयू, और उस सीपीयू को जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है जी। तो यानी ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, बाहर वाले बॉक्स को सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है केंद्रीय संसाधन इकाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 29, एएलयू। अपना जो सीपीयू होता है यानी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है इसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है यानी सीपीयू को तीन भागों में बांट दिया। मुख्य रूप से अपने दो ही पढ़ते हैं, एएलयू और सीयू। एक इसका तीसरा भाग भी होता है, वो होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, एक मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर मेमोरी होगी। उसके बाद बात करते हैं एएलयू की। एएलयू जो करता है, इसकी यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इस नाम के अंदर भी दो चीजें आ गई, एक तो आ गया अर्थमेटिक और दूसरे की बात करें लॉजिक। यानी अर्थमेटिक क्या होता है, जितने भी प्लस माइनस गुणा और भाग, ये जो भाग होते हैं ये होते हैं अर्थमेटिक की। और लॉजिक की बात करें तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये जो होते हैं ये होते हैं लॉजिक वाला भाग होता है। यानी ये जो काम करेगा, गणना संबंधित जितना भी काम होगा वो होगा एएलयू के अंदर। तो इसमें क्या पूछा गया है, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो इसके अंदर बाइट स्पेस होते हैं। ठीक है ना, यानी गणना संबंधित जितने भी काम होंगे वो इसके अंदर होगा। और अपने को पता है कि कंप्यूटर जो काम करता है वो 0 और 1 में करता है। ठीक है जी, कंप्यूटर जो काम करेगा वो 0 और, यदि 0 की बात करें तो ये दर्शाता है ऑफ को, और यदि 1 की बात करें तो ये दर्शाता है ऑन को। क्योंकि आपने देखा होगा कि बटन होता है, बटन के ऊपर भी 0 और 1 लगा होता है।
यदि अपने 0 की तरफ कर दें तो वो ऑफ हो जाता है और 1 की तरफ कर दें तो वो ऑन हो जाता है, यानी बटन भी एक मशीन का कार्य करता है। अब यहां बात आ गई गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, तो अपने पढ़ चुके हैं ALU का। और कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इसे कहा जाता है नियंत्रण इकाई, यानी कंप्यूटर के जितने भी भाग हैं उनको नियंत्रित करने के लिए CU का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा मेन्यू, तो मेन्यू की बात करें तो फाइल मेन्यू, क्योंकि फाइल मेन्यू के अंदर ही जो प्रिंट ऑप्शन होता है वो अपने इसको सिलेक्ट करके, या आप प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P, यानी ये कमांड है, कंट्रोल P के द्वारा आप किसी भी ऑप्शन को प्रिंट कर सकते हो। यानी आपने कोई फाइल बनाई है, उसका यदि आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप कंट्रोल P के माध्यम से भी उसको प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए जो अपने पास होगा, इनमें दिया हुआ नहीं है लेकिन जो होता है होम, क्योंकि किसी भी यानी जो फंक्शन आएंगे, अपने पास बात कर चुके हैं कि MS वर्ड को चलाने के लिए इसके कुछ भाग होते हैं। यानी पहला जो भाग होता है टाइटल बार, टाइटल बार के अंदर उस फाइल का नाम होता है, उस टाइटल बार के ठीक नीचे होता है मेन्यू बार। इस मेन्यू बार में कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शनों को कहा जाता है टैब, या उसे कह सकते हैं, अपने नॉर्मल सी बात है, मेन्यू के अंदर है तो मेन्यू भी बोल सकते हैं। तो मेन्यू की बात करें तो सबसे पहले जो होगा वो होगा फाइल, उसके अलावा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। अब अपने बात करें कि कट कॉपी और पेस्ट, वो होता है होम फंक्शन के अंदर, और कट कॉपी या पेस्ट किया हुआ जो डाटा चला जाता है वो चला जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर, क्योंकि ये अपने एक मोबाइल के अंदर भी आता है। जब अपने किसी भी कोई चीज को कॉपी करते हैं, कोई भी मैसेज को कॉपी करते हैं, तो नीचे वो मैसेज दिखाता है और वो मैसेज कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। और क्लिपबोर्ड की बात करें, ये भी एक टैब का हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है कमांड ग्रुप। ठीक है जी। और कमांड ग्रुप की कट एक कमांड है, कॉपी भी एक कमांड है और पेस्ट भी एक कमांड है। इनकी शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल के साथ X, कॉपी की बात करें कंट्रोल के साथ C, और पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल के साथ V का प्रयोग किया जा सकता है, यानी अपने इनके द्वारा शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो यहां इनका ऑप्शन नहीं है, अपने इसको काट सकते। तो यहां अपने लिख सकते हैं होम। उसके बाद जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक ही समय में डबल जो प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद जब पीसी पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां सेव होता है, तो अस्थायी रूप में जो डाटा सेव होता है वो होता है रैम के अंदर। और इस रैम की एक बात ये होती है कि जब अपने कार्य कर रहे हैं और विद्युत चली गई है तो इसके अंदर से संपूर्ण डाटा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रोम की, तो रोम के अंदर जो डाटा होता है वो स्थायी रूप से सेव होता है और इसके अंदर जो कंप्यूटर का मुख्य प्रोग्राम है यानी बायोस वो सेव होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
और इसके बिना कंप्यूटर आपका ऑन नहीं होगा यदि बायोस करप्ट हो जाती है तो। उसके बाद CDA, इनमें से क्या है, यानी CDA की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसके बाद रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, तो आप रिज्यूम पेज मेकर के माध्यम से भी बना सकते हो, MS वर्ड के माध्यम से भी बना सकते हो। लेकिन जावा क्या है, जावा एक भाषा है, तो इसके अंदर अपने रिज्यूम नहीं बना सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो A और B होगा। उसके बाद अपने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रथम पीढ़ी में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो सबसे बड़े यूनिट की बात करें तो इसके अंदर जो दिया गया है वो होगा TB, यानी सबसे छोटी इकाई बिट, बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद KB, KB के बाद MB, MB के बाद GB और GB के बाद TB। इसके अलावा भी होती हैं लेकिन मुख्य रूप से इतना ही पूछा जाता है, यानी बिट जो बनती है वो बनती है 0 और 1 से। और यदि 8 बिट मिलके एक बाइट का निर्माण करती हैं, 1024 बाइट की बात करें तो बनेगा 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। तो यहाँ बिट नहीं दिया है, बाइट नहीं दिया है, सबसे पहले दिया है KB, यानी ये सबसे छोटी है, उसके बाद MB, MB के बाद GB और GB उसके बाद TB। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TB, यानी टेराबाइट। KB की बात करें तो किलोबाइट, MB की बात करें तो मेगाबाइट और GB की बात करें तो गीगाबाइट। उसके बाद इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो इसके अंदर जो है फायरफॉक्स, ये भी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सफारी की बात करें ये भी एक ब्राउज़र है। उसके बाद गूगल प्लस ये नहीं है, क्रोम भी है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद गूगल जो आपका क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ये सारे ब्राउज़र हैं और ये जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि वे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग अपने निजी कार्य के लिए करते हैं, यानी अपनी सुविधा के अनुसार जिनका प्रयोग किया जाता है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि अब जरूरी नहीं है कि सारे टेलीग्राम चलाएं, ना ही कोई जरूरी है कि सारे व्हाट्सएप चलाएं, तो जिसको जो सुविधा मिलती है उस सुविधा के अनुसार जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। और एप्लीकेशन की शॉर्ट रूप की बात करें तो इसे कहा जाता है एप्स। उसके बाद लॉजिक गेट क्या है, तो ये एक CD नहीं हो सकती, सारों को पता है, सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, कंप्यूटर में एक गेम नहीं हो सकता, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा एक प्रकार का एक सर्किट है। उसके बाद कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर की जाती है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी डिजिटल रूप में होती हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर समझता है नहीं, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो एनालॉग में होती है, क्योंकि कंप्यूटर जितना कार्य करता है वो सारा एनालॉग में ही करता है। लेकिन इंटरनेट पर जो भाषा होती है वो होती है डिजिटल। तो इसका जो आंसर होगा वो एनालॉग डाटा होगा, डिजिटल नहीं होगा। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो रूपांतरण किया जाता है वो किया जाता है CPU के द्वारा, यानी आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है
तो वो क्या करती है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कार्य करती है। यानी कंप्यूटर की कार्यविधि की बात करें तो सबसे पहले इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जो आपके पास रिजल्ट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है आउटपुट। और पेरिफेरल की बात करें तो इनके बीच में जो समन्वय स्थापित करना, यानी दो चीजों को जोड़ने का काम कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, आउटपुटिंग का काम करता है, इनपुटिंग का काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग का नहीं करता। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। उसके बाद गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ? तो अबेकस का जो निर्माण किया था वो किया था चीन ने, और सर्वप्रथम गणना करने का जो यंत्र है वो है अबेकस। और इसका जो निर्माण किया था वो किया था चीन ने, और चीन का जो एक व्यक्ति था या वैज्ञानिक की बात करें तो ली काई चैन। और इसका जो आविष्कार माना जाता है वो लगभग 5000 साल पहले। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद इनमें से ईडीपी का पूरा नाम, तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद इनमें से रीबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट यानी रीबूट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है, और इसकी अपने बात कर चुके हैं, ये कट के लिए और ये कॉपी के लिए, और ये जो है रूलर बार के लिए। उसके बाद कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? तो जो गणना की जाती है वो की जाती है बिट के अंदर। अब बात आती है विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का क्या नाम है? तो अंतर्निहित यानी कंप्यूटर के अंदर जब अपने विंडो 10 को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय कौन सा ब्राउजर ऑटोमेटिक आता है? तो उसके अंदर जो आता है वो आता है एज, यानी माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके बाद कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? तो बात करें कोबोल की तो यह है व्यावसायिक कार्य के लिए। उसके बाद समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपने जितनी भी जो कुछ भी लिख रखा है उसको एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप किस कुंजी का प्रयोग करोगे? तो अपने जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे कंट्रोल के साथ ए का। कंट्रोल एच की बात करें तो ये आता है रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल एन की बात करें तो न्यू फाइल के लिए, और शिफ्ट ए किसी भी कार्य के लिए नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।